अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है चैप्टर 3 को हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया, राइट। अब हमने चैप्टर 3 का टॉपिक 3.2 डिस्कस करना है, जिसमें हम एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे एटम के, कि साइंटिस्ट ने किस तरह से एटम का मॉडल बनाया। एटॉमिक मॉडल्स मीन्स व्हाट, कि अब हमने जो पार्टिकल्स थे, जिस तरह जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको हमने डिस्कवर तो कर लिया था। अब ये चीज़ थी कि इसमें ना अब हमने ये देखना था कि इनकी अरेंजमेंट एटम के अंदर कैसी है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, प्रोटॉन कहाँ पे होता है और न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है। ये चीज़ बेसिकली एटॉमिक मॉडल्स जो है ये हमें बताते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, आप इसको कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एज़ वेल। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपके पास, आपने इस डायग्राम पे फोकस करना है। इन द डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है? अब अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है वो बेसिकली हम रेडियो एक्टिव मटेरियल लेते हैं, और वो रेडियो एक्टिव मटेरियल इन मोस्ट ऑफ केसेस वो आपके पास रेडियम या पोलूनियम होता है, ठीक है? रेडियम या पोलूनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, ठीक है? अब जो अल्फा पार्टिकल होता है वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है, जिसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है? तो सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द हीलियम इज़, दैट मीन्स कि हीलियम के ऊपर आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा? क्योंकि हमने कहा कि इसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो 2 प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको राउंड शेप में एक स्क्रीन नज़र आ रही है पर्पल कलर में। तो ये बेसिकली क्या है? ज़िंक सल्फाइड से बनी हुई एक स्क्रीन है। राइट, और मिड में आप देखें तो गोल्ड फॉइल रखी हुई है। अब गोल्ड फॉइल क्या है? गोल्ड एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एटम है, राइट? इस एटम के ऊपर रदरफोर्ड और एक और साइंटिस्ट था मार्सडेन, ठीक है? 1909 में उन्होंने क्या किया कि ये अल्फा पार्टिकल्स थे, इनकी बम्बार्डमेंट करवाई इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, और आगे स्क्रीन लगी हुई थी, तो उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। राइट, अब ये देखें ये जिंक सल्फाइड से बनी हुई स्क्रीन थी, तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गोल्ड फाइल के ऊपर स्ट्राइक करके जा रहे थे, उससे दे ऑब्जर्व समथिंग, ठीक है? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? सबसे पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, अगर आप नीचे वाली डायग्राम को देखें तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो इस तरह स्ट्रेट लाइन में यहाँ से पास हो गए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन में पास नहीं हुए, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट? अगर तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होते तो वो क्या होते कि अल्फा पार्टिकल्स क्या करते? अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते, ऑब्वियसली सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते, राइट? तो डिफ्लेक्शन होती या नेगेटिव चार्जेस लेकिन उससे उससे जो रदरफोर्ड था उसने ये अज़्यूम किया कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस जो होती है वो एम्प्टी होती है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं? स्ट्रेट पास कर जाते हैं। दिस वाज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि कुछ जो पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि स्मॉल एंगल के ऊपर स्ट्रेट पास नहीं हो रहा, डिफ्लेक्शन हो गई है, राइट? उसने अपना पाथ थोड़ा-सा चेंज किया है। अब ये पाथ चेंज क्यों किया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रेज़ेंट है, जिसकी वजह से एक-दूसरे को रिपेल किया और उसका पाथ चेंज हुआ, राइट? तो यहाँ से उसने ये अज़्यूम किया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन वो बहुत कम है, राइट? क्योंकि ज़्यादातर स्पेस तो एम्प्टी थी, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पास हो गए थे। उसके बाद जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज़ दैट कि बहुत कम, यू कैन से दैट आउट ऑफ 1 लाख एक जो अल्फा पार्टिकल था, वो क्या कर रहा था? वो लाइक लार्ज एंगल के ऊपर उसने डिफ्लेक्शन शो की। यू यू हैव टू सी दैट वन। लार्ज एंगल मीन्स कि वो टोटली बाउंस बैक हो गया, राइट? उस थोड़ी-सी डिफ्लेक्शन नहीं है, लार्जर डिफ्लेक्शन है, बिल्कुल वो बैक पे आ गया। इससे उसने ये अज़्यूम किया कि एटम के सेंटर के अंदर कोई डेंस मटेरियल प्रेज़ेंट है। डेंस मटेरियल मीन्स कि एटम का मास जो है ना वो उसी सेंटर से एसोसिएट कर रहा है, जहाँ से ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके वापस बाउंस बैक हो रहे हैं। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज सारे का सारा बेसिकली सेंटर में प्रेज़ेंट है, और इसको उसने नेम दिया, दिस इज़ न्यूक्लियस इन द सेंटर। तो क्या नेम दिया उसने कि ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। ये थी कुछ ऑब्जर्वेशन जो थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की थी। और आप देखें तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ मेंशन देयर कि in 1909 Rutherford and Marsden conducted an experiment by directing a highly energetic stream of alpha particles from a radioactive source, radium or polonium, at a thin gold foil surrounded by a circular fluorescent
zinc sulfide screen, they were able to observe tiny flashes of light where the particles struck the screen. तो स्क्रीन लगाने का मकसद यही था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जाकर स्ट्राइक करेंगे तो आगे स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे, ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशन थी, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यही थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए थे। वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि गोल्ड एटम जो है उसका जो स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर एटम्स ही होंगे। किसी भी जो है वो बेसिक यूनिट उसका क्या होता है, एटम होगा, तो उसमें ज्यादातर स्पेसेस जो है वो एम्प्टी है, दैट मीन्स, ठीक है। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है दैट वाज कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एटम में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल थोड़ी सी जगह पे प्रेजेंट है, वो ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज दैट कि बहुत ही फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो बैकवर्ड, यू कैन से दैट टोटली बाउंस बैक हो गए। वो ये चीज इंडिकेट कर रहे थे कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही एटम में, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, और वो यू नो दैट उसने जो एटम का टोटल मास है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। दीज वर दी ऑब्जर्वेशन ऑफ रेदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब जो रेदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन दी और उसके बाद उसने एक एटॉमिक मॉडल अपना बनाया। उस एटॉमिक मॉडल को नेम दिया गया प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि इसका जो मॉडल था ना वो सोलर सिस्टम की तरह का लग रहा था। तो दैट्स व्हाई ही यूज्ड दिस थिंग, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इस तरह का इसने जो है वो एटॉमिक मॉडल दिया था। इसने कहा कि जो सेंटर है, सेंटर के अंदर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस है सेंटर में, ठीक है। और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और वो सर्कुलर मोशन में जो है वो रिवॉल्व करते हैं एट अ हायर स्पीड, ठीक है। दिस वाज द मॉडल ऑफ रेदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल लिया कि सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ्स में जो है वो रिवॉल्व करते हैं। उन पाथ्स को उसने ऑर्बिट्स का नेम दिया, ठीक है। ये जो था ये बेसिकली आपके पास एटॉमिक मॉडल था किसका, रदरफोर्ड का। So you can see that here it is written the points के the positive charge and most of the mass of an atom is concentrated in extremely small volume. He called this region as of the atom as a nucleus. I already explained that thing. Then we have the second one. Rutherford's model proposed that the negatively charged electrons surround the nucleus of an atom. He also claimed that the electrons surrounding the nucleus revolve around it like planets surround the sun. ठीक है, इसी वजह से इसने इसको नाम दिया planetary model. With higher speed in circular path. He named these circular path as orbits. Okay. Then the third point was that electrons being negatively charged and nucleus being a densely concentrated mass of positively charged particle are held together by strong electrostatic force of attraction. जो positive और negative charges के दरमियान जो force होती है, we have to say that this is electrostatic force of attraction. ये मॉडल था रेदरफोर्ड का, लेकिन ये मॉडल सही नहीं था। ये मॉडल, इसमें कुछ लिमिटेशंस थे, इसके कुछ वीकनेस पॉइंट थे। वो पॉइंट क्या थे? वो पॉइंट ये थे कि रेदरफोर्ड में सिंपली ये कह दिया था कि एटम जो है उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते। ये चीज़ उसने कह दी थी, लेकिन उसने ये अज़्यूम तो कर लिया था, बट द प्रॉब्लम वाज़ दैट उस टाइम जो थी ना वो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, और अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी वो ये कहती थी कि जब एक चार्ज पार्टिकल, दैट मीन कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट? वो जब एक अपोजिटली चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर में एक प्रोटॉन के ऊपर प्रेजेंट है, उसके अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं, आई एम रिपीटिंग दैट लाइन अगेन, कि चार्ज पार्टिकल, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज पार्टिकल है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। वो जब किसी ऑपोजिटली चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऑपोजिटली चार्ज है, तो वो उसके जब सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, उसके अराउंड जब रिवॉल्व करते हैं, तो एनर्जी लूज़ करते जाते हैं, राइट? ये जो कांसेप्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का कांसेप्ट था एट दैट टाइम। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में वो रिवॉल्व कर रहा है। दैट मीन्स कि ये भी एनर्जी को रेडिएट करेगा। एनर्जी को रेडिएट करने का मतलब है कि वो क्या करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा। एनर्जी लूज़ करते-करते ऑब्वियसली जब वो यहाँ पहले मूव कर रहा था, वो एनर्जी लूज़ करेगा, राइट? वो एनर्जी लूज़ करते फाइनली क्या कर देगा, वो फाइनली उसको फ़ॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज़ कर रहा है, राइट? तो इस चीज़ को जो है ना, ये बेसिकली ये एक मेजर कांसेप्ट था, वीकनेस पॉइंट था जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। इस चीज़ के रीज़न वो नहीं दे सका था, क्योंकि और ये चीज़ जो थी ना, ये नैनो सेकंड में हो रही थी। लेकिन अगर आप देखें तो एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल था, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन वो इस चीज़ को आंसर नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल क्यों नहीं करे। सो ये एक बड़ा फ्लॉ था, एक बड़ा वीकनेस पॉइंट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। इसके अलावा इसकी एक और लिमिटेशन ये भी थी कि उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा था कि वो आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व कर सकते, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो कैसे अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन, राइट?
तो लाइक सेकंड थिंग इज़ दैट अगेन कि वो पहले मैं जो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल क्यों नहीं करते। अगर तो वो रिवॉल्व करें अराउंड द न्यूक्लियस। सो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है? सो ये आपके पास क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, दैट इज़ वेरी सिंपल। आई एम जस्ट टेलिंग यू हियर द वीकनेस पॉइंट को आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप थर्ड डायग्राम को यहाँ पे देखें तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है, राइट? तो वो अल्टीमेटली जब एनर्जी को रेडिएट करेगा, वो एनर्जी लूज़ करेगा, तो फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट? तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड, तो उसका जो एटॉमिक मॉडल था वो इस वजह से एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, ठीक है? लेकिन ऑल्दो कि एक एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी एट दैट टाइम, उसके बाद जो एटॉमिक मॉडल्स नए जो है वो आना स्टार्ट हुए थे। सो दिस वाज़ एन एक्सपेरिमेंट, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, उनमें आपके पास टॉपिक 3.1 आता है, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस तरह से मूव करते हैं, वो सारे टॉपिक्स कवर हो गए। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।